नमस्कार दोस्तों। मैं नागेंद्र गंगोला उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन और लिसनिंग पे, तो पिछली सीरीज में जो कि पार्ट 1 था, हमने एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी इन कम्युनिकेशन पे बात की थी। पार्ट 1 में हमने अपना फोकस रखा था कि जो सक्रिय श्रवण है उससे हमारी क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग, ये कैसे विकसित होता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, ये क्यों करना चाहिए और इसमें क्या बैरियर्स आते हैं, और अपने अंदर ये एक्टिव लिसनिंग का गुण हम ये कौशल जिसे कहते हैं स्किल, ये कैसे विकास और विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में हमने एक लंबी चर्चा की थी। और ये जो दूसरा हिस्सा है ये कंपैरेटिवली छोटा हिस्सा है जिसमें हम एम्पैथी के बारे में बात करेंगे। एम्पैथी और एम्पैथी में जो चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम समानुभूति कहते हैं एम्पैथी को, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये रहेंगे कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि समानुभूति से हमारा क्या मतलब है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर समानुभूति कुछ चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए या जो हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, तो उसके कैसे कैसे टाइप हमारे पास अवेलेबल हैं। और कई मायनों में हमें आज तक समानुभूति, सहानुभूति और करुणा में अंतर ही नहीं पता। हम कई बार तीनों को या तो इंटरमिंगल कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, या एक को दूसरा और दूसरे को पहला समझने की भूल भी कर देते हैं। इन तीनों के बारे में एक बारीक अंतर को समझने की कोशिश करेंगे, एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन में। और फिर हम आएंगे कि समानुभूति रखने के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, और अगर वो फ़ायदे होते हैं तो किस तरीके के फ़ायदे होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि समानुभूति, आपको समानुभूति का एहसास होने और ना होने की वजह क्या है, कौन से ऐसे बैरियर हैं जो आपको समानुभूति रखने से रोकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि समानुभूति अपने अंदर क्या विकसित की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो किस तरीके से, क्या क्या इसके चरण हो सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए पहली बात पे कि एम्पैथी से हमारा क्या मतलब है और समानुभूति एक्चुअली क्या होती है। देखिए, अगर आप इसको गौर से देखें स्लाइड को, तो इसमें लिखा है कि एम्पैथी इज द एबिलिटी टू इमोशनली अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल फील, सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू and imagine yourself in their place. Essentially, it is putting yourself in someone else's position and feeling what they must be feeling. आपको साफ तौर पे पता चल रहा होगा कि किसी को इमोशनली समझने की जो कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, एबिलिटी, कि वो कैसा महसूस करता होगा। और ये कब होगा, ये दूसरा जो मैंने अंडरलाइन किया, तब होगा जब हमें उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को समझने की एबिलिटी आई, और इसके लिए हमें अपने अंदर एक खास सेंसिबिलिटी को डेवलप करना पड़ता है, सेंसिटिविटी को डेवलप करना पड़ता है, और उसकी पोजीशन पे अपने को रख के देखना पड़ता है। तब होती है जो फीलिंग्स आपके अंदर, वो फीलिंग्स कहलाती है समानुभूति, यानी उसी के समान अनुभूति, जिसे हम कहते हैं समानुभूति। एक और चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, वाइल पीपल आर जनरली प्रिटी वेल attuned to their own feelings and emotions, getting into someone else's head can be a bit more difficult. The ability to feel empathy allows people to walk a mile in others' shoes. होता क्या है कि लोग आज के दौर पे अपनी फीलिंग्स में इतना घुस चुके हैं, इतना खो चुके हैं, इतने अंदर तक पेबस्त हो चुके हैं कि वो दूसरे की फीलिंग के लेवल पे जाके सोच पाना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी परेशानी होती है। और इसलिए अगर किसी दूसरे की परेशानी को समझना है और उसके लेवल पे सोच पाना है, उसको समझ पाना है, तो हमें कुछ मील तक उनके जूते पहन के चलना पड़ेगा उनके साथ। इसका मतलब यह है कि कुछ समय उनकी सिचुएशन को प्रिटी वेल तरीके से अपने माइंड में वे करना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा उस बारीकी से। तो एम्पैथी एक समानुभूति है, ये आप समझ चुके हैं कि समानुभूति क्या है। और समानुभूति के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे हमने एक्टिव लिसनिंग के टाइप सुने थे। तो समानुभूति के पहले टाइप में अगर बात करें तो एक होती है अफेक्टिव एम्पैथी। अफेक्टिव एम्पैथी का मतलब है
कि इसमें आपको समझना होता है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें समझने के लायक बनाती है क्या, अनदर पर्सनस इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ना सिर्फ हम दूसरे के इमोशन और भावों को समझें बल्कि उसके भावों के हिसाब से उससे रिस्पॉन्स भी करें। उसने कोई चीज़ ऐसी आपके सामने एक्सप्रेस की है तो ही इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू एंड यू शुड ऑल्सो गिव सम अप्रोप्रिएट रिएक्शन। और वो रिएक्शन कैसा होगा, इमोशनल सपोर्ट के रूप में होगा, जैसे उसे फील हो कि तुम उसको समझ पा रहे हो। सच इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में लीड टू समवन फीलिंग कंसर्न फॉर अनदर पर्सनस वेलबींग। तब उसे लगेगा कि आप उसके लिए कंसर्न हो, और इट में लीड ए फीलिंग ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसे पर्सनली और डिस्ट्रेस होगा और वो आपसे जुड़ नहीं पाएगा। तो अफेक्टिव एम्पैथी का मतलब है कि आप ना सिर्फ उसको समझें बल्कि उसको रिस्पॉन्ड भी करें इमोशनली और इमोशनल सपोर्ट दें। एक होती है सोमेटिक एम्पैथी। क्या है सोमेटिक एम्पैथी? इसमें क्या होता है, आप फिजिकली रिएक्ट करते हो। आपका जो रिस्पॉन्स है इस बार आपके शब्दों में, आपकी वार्मथ में, आपके इमोशंस में ना होके फिजिकल होगा। जैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे, फिजिकली रिएक्ट करेंगे जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो कभी कभी क्या होता है, दूसरे की फीलिंग को आप फिजिकली, पीपल समटाइम फिजिकली एक्सपीरियंस व्हाट अनदर पर्सन इज फीलिंग। कैसे? जैसे आपको लगा कि किसी को दर्द हो रहा है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके शरीर में अचानक गूज बम्स हो आते हैं और आप उस दर्द को एक अलग लेवल पे फील कर पाते हैं। तो ये फिजिकल लेवल पे फील करना है। किसी को पेन हुआ, आप उस पेन को अपने अंदर तक, क्योंकि आप ऐसे पेन से कभी गुजर चुके हैं, अपने अंदर तक आपके चेहरे पे दिख रहा है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंटेंसिटी ऑफ दैट पेन। तो आपका फिजिकल रिएक्शन वैसा देने लगता है। ये इस वजह से होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस है उसने पहले फिजिकली या कभी ऐसा फील किया है और उसके फिजिकल पेन को या उसकी चीज़ को आप फिजिकल रिस्पॉन्स से फील कर पा रहे हैं। तो ये होती है सोमेटिक एम्पैथी और इसका भी अपना रोल है और ये भी एक समानुभूति का एक प्रकार है। और तीसरा आता है कॉग्निटिव एम्पैथी। इसमें क्या होता है कि आप दूसरे की मेंटल स्टेट को समझ पाते हैं। इट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स मेंटल स्टेट एंड व्हाट दे माइट बी थिंकिंग इन रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। और इतना गहरा आप उनको समझ पाते हैं कि उनके रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है, जो रिस्पॉन्स वो करेंगे सिचुएशन में, उसकी तक आपको जानकारी हो जाती है। और इसको साइकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं कि थ्योरी ऑफ माइंड और थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। जैसे दूसरे लोग सोच रहे हैं उस प्रकार सोचना। तो ये थोड़ा कॉग्निटिव वाला एम्पैथी, क्योंकि कॉग्निटिव हमेशा आपके समझने की क्षमता से जुड़ा होता है। तो कॉग्निटिव एम्पैथी आपको उस व्यक्ति के लिए जो समानुभूति है वो समझ के लेवल तक ले जाती है, थिंकिंग के लेवल तक। और जिस तरीके से वो सोच रहा है, जिस तरीके की चीज़ें वो सोच रहा है, आप ठीक उसी लेवल पे उसको वैसे ही समझ पाते हैं। तो ये समानुभूति होती है कॉग्निटिव एम्पैथी। आगे बढ़ते हैं कि एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन में क्या अंतर होता है। देखिए तीनों चीज़ें आपने सुनी है, समानुभूति, सहानुभूति और करुणा। इन तीनों में बड़ा 19-20 का फर्क है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले देखते हैं सिंपैथी। इट इज़ अ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न फॉर समवन। किसी के लिए थोड़ा चिंतित होना, कंसर्न करना। ऑफन accompanied by a wish for them to be happier or better off in general। और उसके लिए क्या कंसर्न दिखाएंगे हम, इतना कि काश इसके साथ ऐसा ना हो, ओहो इस बेचारे को ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको काश कोई ऐसा मिल जाए जो इसको आगे बढ़ा सके, पढ़ा सके। और उसके लिए कंसर्न सोचते हैं और हम सोचते हैं कि एक विश उसके लिए मांगते हैं मनी मन कि हाँ ऐसा हो जाए, और पर्सनली उसके लिए थोड़ा कंसर्न दिखाते हैं। और एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है, चाहे दुख का हो चाहे जैसा भी हो। और ये होता है हमारा सिंपैथी कि आपके अंदर एक भाव जागा और आपने एक विश की या अपने माइंड में सोचा कि काश ऐसा हो जाता या इसको ये मिल जाता, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इस दुख से कैसे बाहर आएगा, इसको कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाता जो बढ़ जाता, ये बिन माँ बाप का बच्चा है, इसको कोई अपने घर में पाल लेता। ये सारी चीज़ें बेसिकली सिंपैथी है, क्योंकि आप विश कर रहे हैं उसके लिए कुछ अच्छा और वो दया भाव की वजह से कर रहे हैं। लेकिन समानुभूति, एम्पैथी, इससे थोड़ी गहरी चीज़ है। उसमें आप दया ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट
सीइंग समवन एल्सेस सिचुएशन फ्रॉम हिज हर पर्सपेक्टिव। पहले आप उसकी जगह अपने को रख के तोल रहे हैं उस सिचुएशन में और उसकी जगह रह के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एंड सेकंड, शेयरिंग दैट पर्सन्स इमोशंस इंक्लूडिंग इफ एनी हिज डिस्ट्रेस एम्पैथी अकर्स व्हेन यू आर ट्रूली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस समवन एल्सेस इमोशन। और दूसरा, उस इमोशन को समझ के उसकी जगह पे खुद को रख के उसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं उसे, और उसको ये समझा पा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, और उसको ये एहसास दिला पा रहे हैं कि मैं इमोशनली तुम्हें समझ रहा हूँ और तुम्हारी सिचुएशन को समझ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही कंपैशन की बात आती है, उसको आपने एम्पैथी में तो ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे समान ही अनुभूति रखता हूँ, लेकिन कंपैशन की बात आती है तो एम्पैथी या समानुभूति का बहुत डीपर लेवल हो जाता है। इसमें आप एक्चुअल डिज़ायर करते हैं कि मैं उसकी हेल्प करूं, और यहाँ पर थॉट लेवल से आप एक्शन लेवल पे आ जाते हैं, और आप उसके लिए उसकी सफरिंग को सही करने के लिए ना सिर्फ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि अंडरस्टैंड करके आप अपने अंदर एक इच्छा जगा लेते हैं कि मैंने इसे सपोर्ट करना ही है और मैं एक्शन मोड में आऊँगा और इसके लिए ये चीज़ें करूँगा। आप एक बच्चे को अगर देखते भरें कहीं पर और दुखी देखते हैं और उसके पास किताबें नहीं, तो आप सोचते हैं कि काश इसे किताबें मिल जाती, कोई दे देता। तो ये है सिंपैथी। एम्पैथी है, आप उसके पास गए, थोड़ी देर आप बच्चे से बातें की, उसको लगा कि ये कोई मेरे को भी समझता, मेरे दुख दर्द को समझता है। आपने उसे कुछ रास्ते बताए, बेटा यहाँ से किताबें मिल सकती हैं ऐसे, तो उसे लगा कोई मेरे लिए कंसर्न ने सोचता, ये एम्पैथी है कि किसी ने मेरे दुख को समझा मेरे लेवल पे। और आपने सोचा मैं इसके लिए अपने मोहल्ले से सारे जो इस लेवल इस एज के बच्चे हैं उनसे सारी कॉपी किताबें और उनकी पुरानी किताबें इकट्ठा करके इसको दूंगा, और कल उसे बुलाया कि बेटा ये मैं समझ रहा हूँ और कल तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगा और तुम आगे बढ़ पाओगे। ये है कंपैशन। तो ये तीनों को बहुत तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अब एम्पैथी होने के फ़ायदे क्या हैं, किसी से समानुभूति रखने से हमें क्या मिलेगा? जी हाँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर्सनालिटी वाइज, व्यक्तित्व में भी और बाकी चीज़ों में। देखिए, सबसे पहले आप सोशल कनेक्शन बनाते हैं। एम्पैथी जब आप किसी से शो करते हैं और ये दिखाते हैं, जताते हैं लोगों को कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, मैं तुम्हारे लेवल पे फील कर सकता हूँ, तो पीपल ऑल्सो रिस्पॉन्ड यू इन द सेम सिचुएशन। वो भी आपको ऐसे सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करेंगे और सोशल सिचुएशन में आपको इसी तरीके की रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो हमेशा आपके लिए भी कंसर्न दिखाएंगे। रेगुलेटिंग इमोशन, अगर आप किसी से एम्पैथाइज करते हो, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो आप अपने अंदर के कई इमोशन जो है उनको एक चैनल दे रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। इमोशनल रेगुलेशन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो हमेशा माइंड में डिस्ट्रैक्ट रहती हैं और इधर से उधर फ्लो होता है, लेकिन जब वो एक दिशा में चैनलाइज हो जाती हैं तो उनको एक पॉजिटिव जो है चैनल मिलता है, और आप अपने मन मस्तिष्क में एक खुशी की भावना और इलेटेड फील करते हो, और स्पिरिचुअली आप एनलाइटनमेंट फील करते हो, स्पिरिचुअली आप अपने को एक कदम अपलिफ्ट करते हो और आप खुश होते हो। वो एस्थेटिक प्लेजर होता है, वो बहुत कम लोग जानते हैं जो उसको करते हैं। और आप स्ट्रेस के टाइम में भी जो है, इवन इन टाइम्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, आप बिना स्ट्रेस हुए हमेशा थोड़ा लाइट फील करते हैं। और एम्पैथी एक और चीज़ करती है कि आपके अंदर दूसरों की मदद करने वाला एक जज्बा और एक इमोशन और एक तरीके से बिहेवियर पैदा करती है। तो ये बेनिफिट्स हैं एम्पैथी होने के। लेकिन क्या एम्पैथी हर किसी के मन में होती है, या कुछ चीज़ें बाधाएं भी डालती हैं? तो देखते हैं समानुभूति में क्या बाधाएं आती हैं। तो देखते हैं समानुभूति में किस तरीके की बाधाएं हमारे सामने आती हैं। कॉग्निटिव बायसेस एक चीज़ होती है जिसमें लोग क्या करते हैं कि अपने चारों ओर जितने लोग हैं या चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ अपने अंदर बायस्ड बिहेवियर पैदा कर लेते हैं, उनके बारे में कुछ पहले से ही जो है वो प्रिजुडिस हो जाते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए कि जैसे लोग क्या करते हैं, ऑफन एट्रीब्यूट अदर पीपल्स फेलियर्स टू इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक वाइल ब्लेमिंग देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग
दूसरों के जो फेलियर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, वाइल ब्लेमिंग देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, अपनी जो कमियां हैं ना, उन कमियों को दूसरे में देखना शुरू कर देते हैं और दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत बात है। आपकी कमियां आप दूसरे में सोचते हैं वही कमियां हैं और उसमें इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बायस जो है, रियल फैक्टर्स को हम देख नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिससे लोग उस सिचुएशन को बिल्कुल नहीं समझ पाते, जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है दूसरा व्यक्ति उसे फील कर पाने में असमर्थ हो जाता है। डीह्यूमनाइजेशन एक और फैक्टर है जो बैरियर है। कई लोग ऐसी चीज़ों का शिकार बन जाते हैं सोचते हुए, थोड़ा ट्रैप ऑफ थिंकिंग, सोच के एक ऐसे जंजाल में जकड़ जाते हैं दैट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम देम ऑल्सो डोंट फील एंड बिहेव द सेम एज दे डू। वो सोचते हैं कि जो उनसे अलग लोग हैं वो भी मेरी तरह किसी और इन चीज़ों को फील नहीं करते, या जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि भैया मैं क्यों करूँ, वो भी तो नहीं करता, या वो क्या मेरी तरह महसूस करता होगा, वो भी नहीं करता होगा, तो वाई शुड आई बॉदर। तो ये पर्टिकुलरली कॉमन होता है ऐसे केसेस में जहाँ लोग दूर रहते हैं, फिजिकली डिस्टेंट। जैसे किसी का बेटा बाहर है, या आप ऐसी जगह पे हो जो सुरक्षित जगह और कहीं डिजास्टर हो गई और लोग जो है बाहर डिजास्टर हो गई और उसको देख रहे हैं, तो लेकिन लोग उनके लिए एम्पैथेटिक नहीं हो पाते क्योंकि वो उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते हैं। वो उन लोगों को डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। दोस्त वो फंडामेंटली उनको अपने से अलग करके सोचते हैं, वो दूर हैं, अलग लैंड के हैं, तो एम्पैथी नहीं होती, तो उनके लिए कम एम्पैथी फील करते हैं। तो ये ह्यूमनाइजेशन कहलाता है कि अपने को अमानवीय ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, डीह्यूमनाइज करते हैं, ह्यूमनाइजेशन से दूर हटते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग भी एक बैरियर है। जब एक पर्सन जो है, जो सफ़र कर रहा है, टेरिबल एक्सपीरियंस रहा उसका, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा, बहुत दुखद एक्सपीरियंस रहा, और लोग क्या करते हैं, दे मेक द मिस्टेक ऑफ ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर देयर सर्कमस्टांसेस। वो एम्पैथेटिक होने की बजाय, उसके लिए समानुभूति रखने की बजाय, वो उसी व्यक्ति को दोष देने लगते हैं जो इस खतरनाक अनुभव से होकर गुजरा है और जिसने सब झेला है। और इसी कारण विक्टिम्स जो है क्राइम्स के, ज़्यादातर उनसे यही प्रश्न किया जाता है कि व्हाट दे माइट हैव डन डिफरेंटली टू प्रिवेंट द क्राइम। अगर क्राइम को रोकना होता तो तुम क्या अलग करते। तो बेसिकली जो है, अगर कोई किसी एक्सपीरियंस से होके गुजरा है तो हमें उसके लिए सिर्फ उसी को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराना चाहिए, और क्योंकि कई और फैक्टर भी काम करते हैं, तो विक्टिम को ही दोषी ठहराना ये हमें एक तरीके से बायस बनाता है और हम उसके लेवल पे समानुभूति नहीं रख पाते। और अब हम चलते हैं कि समानुभूति विकसित कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप लोगों के बीच में हैं तो उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की, एक्टिव लिसनिंग करिए, उनसे शेयर कीजिए, उनको इंटरप्ट नहीं कीजिए। और इसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग जो हम देखते हैं। और दूसरा, बॉडी लैंग्वेज को रीड करो और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रीड करो, लोगों को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोगों से एग्री नहीं हो रहे हैं, नो डाउट, डोंट बॉदर, आप उनको समझने की कोशिश करो और आस्क पीपल क्वेश्चन टू लर्न मोर अबाउट देम एंड देयर लाइफ्स। लोगों से ज़्यादा जुड़ने के लिए उनकी ज़िंदगी के बारे में इंटरेस्ट दिखाओ, उनकी लाइफ के बारे में पूछो, और दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखो, जो कि एम्पैथी का बेसिक नेचर है। और लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन को डेवलप करो, और ये आपको पता चलने लगेगा कि वो कैसा, किस सिचुएशन में कैसा फील करते हैं और कैसे कैसे लोग रिएक्ट करते हैं इन सिचुएशंस में। उसके अलावा बायसेस को दूर रखो और दूसरों के लिए एम्पैथेटिक होने की कोशिश करो, और आपके ही जैसी सिचुएशन में जैसे लोग गुजर रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन है, इस डिफरेंस को देखने की कोशिश करो। और जैसे आप किसी के लिए फील कर रहे हो तो वल्नरेबल बनो, उसको एक्सप्रेस करो कि मुझे ऐसी फीलिंग होती है तुम्हारे बारे में। नए नए अनुभव देखो और दूसरों की सिचुएशन को ज़्यादा गहराई से फील करने की अपनी नज़र बनाओ। और किसी भी इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम करते हो, वहाँ पर अपने आप को पुश करो कि आप सोशल चेंज के लिए, उसके लिए कुछ काम करेंगे और सोशल कॉज के लिए काम करेंगे।
तो इस तरीके से आपने देखा कि एम्पैथी हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर हम एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करें तो एक्टिव लिसनिंग खुद ब खुद बहुत शानदार हो जाएगी। और एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी मिल के हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में एक तरफ वर्बल कम्युनिकेशन, एक तरफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, तो चार चांद हमारे कम्युनिकेशन में लग सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके आज के दुनिया में प्रभावी होंगे वो किसी भी फील्ड में तरक्की की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप ये एक्टिव लिसनिंग एंड रोल ऑफ एम्पैथी इन कम्युनिकेशन को आप समझ पाए होंगे, और आगे आपसे अगले लेक्चर्स में मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।